हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया सभी लोग। चलिए ठीक है, आज बात करते हैं कक्षा 12 के चैप्टर प्रिज्म के बारे में। तीसरा चैप्टर होगा हमारे लिए। दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हम समान और पारदर्शी माध्यम का मतलब समझेंगे कि आखिर समान और पारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो हम समान और पारदर्शी माध्यम को यूं बोलेंगे, समान का मतलब हर जगह डेंसिटी या पदार्थ की गुणवत्ता क्या होगी, समान होगी, और पारदर्शी का मतलब प्रकाश आर पार जा सके। तो प्रिज्म भी बना होता है ऐसे ही पदार्थ से, कैसे, समान और पारदर्शी पदार्थ से मिलके। तो प्रिज्म की परिभाषा बोलेंगे, प्रिज्म एक ऐसा समान व पारदर्शी माध्यम होता है जिसे दो वक्र पृष्ठों को किसी कोण पे मिला के बनाया जाता है। यानी दो वक्र पृष्ठ, दो पृष्ठ होंगे, वक्र पृष्ठ नहीं, दो पृष्ठ होंगे, उन्हें किसी कोण पे मिला के हम प्रिज्म बनाएंगे। यानी प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो पृष्ठों को किसी कोण पे झुकाकर बनाया जाता है। सर दो पृष्ठ तो हो गए, क्या तीसरा पृष्ठ केवल समतल ही होगा? जी नहीं, तीसरा पृष्ठ कैसे भी ले सकते हो। तीसरा पृष्ठ वृत्ताकार भी हो सकता है, जिगजैग टाइप भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये तो था प्रिज्म। प्रिज्म में जो दोनों पृष्ठ होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और जो भी परिघटनाएं होंगी प्रिज्म से रिलेटेड इसी से होंगी। प्रिज्म का ये जो जिस कोण पे मिलते हैं, इस कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्मिक कोण बोलते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक या अगली टर्म समझते हैं विचलन कोण। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है विचलन कोण? इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण को यूं समझें, जैसे देखिए यहाँ पे दो उदाहरण लिए हैं। पहले में प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जा रही है, दूसरे में प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जा रही है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी, आपको बताया कि अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो ये प्रकाश किरण विरल से सघन में गई है, अभिलंब की तरफ झुकी है। प्रकाश की किरण अपने वास्तविक मार्ग से जितना झुकती है, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की किरण अपने वास्तविक मार्ग से जितना झुकती है उसे उसका विचलन कोण बोलते हैं। ये प्रकाश किरण ऐसे गई, इसे ऐसे सीधे जाना था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गई। कितना झुक गई? डेल्टा। इसे क्या बोलेंगे? विचलन कोण। ठीक है साहब, इस विचलन कोण का मान निकाले तो थोड़ी सी मेहनत लगाओ। तो आई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा प्लस आर लिख सकता हूँ। दूसरे उदाहरण में आइए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए अभिलंब से दूर हटेगी। ये प्रकाश किरण ऐसे इसको सीधे जाना था, लेकिन ये अभिलंब ये है, इससे क्या हट गई, दूर हट गई। जितना वास्तविक मार्ग से विचलित होगी उसे क्या बोलेंगे, विचलन कोण। ये इसके लिए विचलन कोण होगा। यहाँ भी थोड़ी सी मेहनत लगाओ तो लगा सकते हो। कोण आई किसके बराबर होगा, आर माइनस डेल्टा के बराबर होगा। यानी विचलन कोण में देखो यहाँ पे, जब विरल से सघन में गई तो आई बराबर डेल्टा प्लस आर, जब सघन से विरल में गई तो आई बराबर आर माइनस डेल्टा। अब समझते हैं इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक, अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन से अपवर्तनांक का सूत्र इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। पहले इसके लिए फिगर समझते हैं, इस चित्र को समझते हैं। ध्यान से देखिए इस चित्र में, इस चित्र को आप देखिए, एक प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है, बिंदु P पे आपतित होती है। बिंदु P पे ये आप एक अभिलंब डाल दो। बिंदु P पे आपने क्या डाल दिए, अभिलंब डाल दिए। ये अभिलंब बताइए विरल से ये कहाँ जा रही है, प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, यानी विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। ये है अभिलंब, ये अंदर गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। यानी पहली बार आपतन हुआ तो पहला आपतन I1, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण। इसे किससे बोलेंगे, R1 से। और ये प्रकाश किरण को सीधे जाना था, लेकिन झुक गई, और जितना झुकती है मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, विचलन कोण। यानी इसके लिए विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा 1। दूसरे पृष्ठ पे आ जाओ। अब दूसरे पृष्ठ के लिए आप ये मानो कि ये प्रकाश किरण आपतित होती है, ये अपवर्तित होती है, ये निर्गत होती है। ये आपतित होगी, ये अभिलंब से बनाया गया कोण, दूसरा आपतन कोण यानी I2। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तन कोण R2। इस प्रकाश किरण को ऐसे सीधे जाना था, लेकिन ये झुक गई। कितना झुक गई, डेल्टा 2। यानी ये कौन सा विचलन कोण हुआ, दूसरा विचलन कोण। यानी इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा 2। इधर को समझिएगा,
अब एक बिंदु M मान लीजिए, यहाँ पे इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाइए, यहाँ पे M मान लिए, तो ध्यान से देखिए ये त्रिभुज बना PNR, त्रिभुज PNR, इसका बहिष्कोण क्या है डेल्टा, इसका बहिष्कोण कितना है डेल्टा। यदि मैं डेल्टा का मान लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि त्रिभुज के का बहिष्कोण सुदूर के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 + डेल्टा 2 के बराबर होगा। आइए अब इसको समझते हैं कैसे आप औसत का सूत्र निकालेंगे। उस फिगर को ही आप देखेंगे बार बार, उस फिगर में प्रथम पृष्ठ पे आइए, I1 का मान कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा गणित लगाइए। I1 का मान कैसे लिखेंगे, R1 + डेल्टा 1, R1 + डेल्टा 1। यहाँ से मैं डेल्टा 1 का मान निकालूं तो मैं निकाल सकता हूँ पक्षांतर करके, I1 नहीं रहेगा, R1 किधर डालो, I1 - R1। ठीक है, दूसरे पृष्ठ पे जाइए, थोड़ा सा गणित लगाइए। यहाँ पर मैं डेल्टा 2 का मान लिख सकता हूँ क्या, I2 - R2, मैथ और कुछ नहीं है, डेल्टा 2 का मान निकालना है, I2 - R2 लिखूंगा। डेल्टा 1 का मान निकल गया, डेल्टा 2 का मान निकल गया। यहाँ से देखिए ये डेल्टा किसके बराबर है, डेल्टा 1 + डेल्टा 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज का बहिष्कोण है, सुदूर के दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। वही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 + डेल्टा 2। ठीक है, डेल्टा 1 का मान यहाँ से, डेल्टा 2 का मान यहाँ से रखेंगे। तो डेल्टा 1 का मान क्या है, I1 - R1 प्लस डेल्टा 2 का मान क्या है, I2 - R2, I2 - R2 रखेंगे। I1 I2 को 1 में कर दो, R1 R2 को 1 में कर दो, थोड़ी सी मैथ लगाओ तो बनेगा डेल्टा बराबर I1 + R2 - R1 + R2। समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। आइए फिगर फिर से चलते हैं, ध्यान से देखिए, PQRS, समझिएगा, PQRS ये क्या बना है, चतुर्भुज। यानी मैं चतुर्भुज PQRS को लेता हूँ, उसके चारों कोणों को मैं योग में करूंगा, ऐड करूंगा तो कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश होगा। कोण P, इस कोण P को मैं क्या लिखा हूँ, 90 अंश। क्यों, सर ये पृष्ठ है, उस पे अविलंब, अविलंब किसी पृष्ठ पे कितना कोण बनाता है, 90 अंश। यानी कोण P कितना होगा, 90 अंश। कोण Q मुझे नहीं पता, कोण R, सर कोण R यहाँ पे निकालेंगे तो ये भी तो अविलंब है ना, इस पृष्ठ पे कितना कोण बनाएगा, 90 अंश, यानी 90 अंश। कोण S, कोण S क्या है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, A से। मैं क्या लिख दिया, कोण A बराबर 360 अंश। कोई दिक्कत, आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कोण Q प्लस कोण A, ये 90 90 कितना होगा, 180 बराबर 360। कोण Q 180 और कोण A को उस साइड ले जाओ तो 180 360 माइनस 180 माइनस कोण A, 360 माइनस 180 कितना होगा, थोड़ी सी मैं 180 होगा, और कोण A पहले से ही था, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब त्रिभुज PQR में आ जाओ, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR, ध्यान से देखो, त्रिभुज PQR से, त्रिभुज PQR से देखोगे तो त्रिभुज PQR को तुम ध्यान से देखना, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा कि जो कोण, सॉरी त्रिभुज PQR से देखो यहाँ से, तो कोण Q का मान निकालने की कोशिश करो। त्रिभुज PQR से कोण Q का मान निकालने की कोशिश करोगे तो त्रिभुज PQR का मान कैसे निकलेगा, 180 माइनस R1 प्लस R2। सर ये क्यों लिख दिए, मुझे पता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180। यानी 180 में से इन दोनों को घटा दूंगा तो मान किसका निकलेगा, कोण Q का। यानी कोण Q बराबर मिला मुझे 180 माइनस R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 3। अब क्या किए हैं सर, एक बात बताओ, समीकरण 3 को और समीकरण 2 को देखना, ध्यान से देखना, समीकरण 3 और समीकरण 2 को, एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष बराबर होगा, वही मैंने कर दिया, 180 माइनस कोण A बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2। मैंने समीकरण 3 और समीकरण 2 को बराबर कर दिया, 180 से 180 कट गया, मुझे क्या मिला, R1 प्लस R2 बराबर A, समीकरण नंबर 4। थोड़ी सी मैथ है, 180 से 180 कट गया, R1 प्लस R2 बराबर क्या मिला, A। अब हम बात करते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में। सर अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में यही होता है कि जो दोनों आपतन कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, दोनों अपवर्तन कोण जो होगा वो भी बराबर होगा। किसके बराबर होगा, I1 I2 किसके बराबर होंगे, कोण I के बराबर होंगे। R1 R2 मैं मानता हूँ किसके बराबर होंगे, R के बराबर होंगे। सर अब क्या किए हैं, अब यही किया हूँ, R1 प्लस R2, मैंने यहाँ बोला R1 R2 बराबर है, तो ये भी याद
ये भी याद, यानी क्या हो सकता है 2r बराबर a, कोई मैं लिखा हूं 2r बराबर a, 2r बराबर a मैं लिख दिया हूं, यहां से r का मान निकाल रहा हूं, तो r बराबर मुझे क्या मिला है a/2, समीकरण नंबर 5। इतना तो मैं कर लिया। अब समीकरण 1 पे आओ, समीकरण 1 पे आओ, समीकरण 1 कहां गया, यहाँ पे। एक बात बताओ, i1 प्लस i2 ये भी i, क्योंकि मैं आपको विचलन बता चुका हूं, i1 i2 बराबर होंगे, i1 प्लस i2 i प्लस i कितना होगा 2i, और r यहाँ पे क्या है r1 प्लस r2, तो यहाँ पे देखो r1 प्लस r2 का मान कितना है a, यानी ये कितना हो जाएगा 2i माइनस r1 प्लस r2 किसके बराबर, a के बराबर, वही कर दिया हूँ। सर ये डेल्टा m क्यों लिख दिए, अल्पतम विचलन मान लिए, तो ये विचलन किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा m के बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा m बराबर 2i माइनस a, समझिए। अब हम बात करते हैं यहाँ से, सर इसके बाद अब क्या किए, मैं यहाँ से i का मान निकाला, कोण i का मान निकाला, तो कोण i का मान निकाला तो ये को इस तरह लाया हूँ, डेल्टा m प्लस a बटे 2 बराबर i, मुझे कोण i का मान मिल गया, मुझे कोण r का मान मिल गया। अब मेरे लिए अपवर्तनांक निकालना आसान हो गया, क्यों, क्योंकि हमने स्नेल का नियम पढ़ा है। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है साहब अपवर्तनांक बराबर sin i बटे sin r, वही काम कर दिए, n बराबर sin i बटे sin r, i का मान कितना, i का मान मैं निकाल चुका हूं डेल्टा m प्लस a/2 sin कोष्ठक डेल्टा m प्लस a/2, r का मान कितना a/2, यानी मुझे मिल गया क्या अपवर्तनांक बराबर sin डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन sin a/2। डेल्टा m क्या है, विचलन कोण, ये क्या है प्रिज्म कोण, ये क्या है प्रिज्म कोण। बच्चों ये था क्या, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र किस कंडीशन में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, इंपॉर्टेंट सूत्र था, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, इसको पढ़ने के लिए वीडियो बैक करके भी पढ़ सकते हैं, तभी समझ में आएगा। और एक बात और,